Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and this is part 41 of the lecture series of daily 10 questions. आज ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें करना चाहती हूँ. होप आप लोगों को अच्छा लगे. सबसे पहली बात कि कई लोगों के दिमाग में ये होगा, जितने भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि मेरा नेट क्वालिफाई है या नहीं है, अगर है तो कितना % है, और मैं वो चीज़ रिवील करूँ पहले. तो अगर मेरे जो चैनल बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी वाहवाही नहीं करनी है कि मेरे कितने मार्क्स हैं या मैं क्या कर रही हूँ. मेरा मोटिव है कि आप लोग क्या करोगे. किसी के साथ किसी की स्टोरी सुनने से, उसकी परसेंटाइल देखने से इंसान को मोटिवेशन मिलती है. हम सबको मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी मिलती है, लेकिन वो मोटिवेशन कितनी देर की रहती है? 2 दिन की, मैक्सिमम 2-3 दिन की, 1 हफ्ते की, बस. क्या आप उस मोटिवेशन से एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे? नहीं कर पाओगे. जब तक आप रियली में उसी सब्जेक्ट पे मेहनत नहीं करोगे, उसी फील्ड में मेहनत नहीं करोगे. ये एग्ज़ाम सिर्फ NTA-NET से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं हर किसी के लिए ये बात बोल रही हूँ कि जब तक आप उस फील्ड में मेहनत नहीं करोगे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता. तो स्टोरी सुनने से और इस तरीके से मैं लोगों तक पहुँचूँ, मैं ये नहीं चाहती. मेरा मोटिव है कि आप लोगों की सही में हेल्प हो. इंसान की जीत उस दिन होती है जिस दिन वो कुछ कर पाए. मेरी जीत, मुझे लगता है कि मैं उसी दिन, मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी जिस दिन आप लोगों में से कोई भी एक जो है वो क्वालिफाई कर पाए. कोई भी एक नहीं, मैं चाहती हूँ सब क्वालिफाई कर पाए, लेकिन इसलिए मैं टेलीग्राम पे भी इस PDF को डालती हूँ अपने चैनल पे, ताकि वहाँ से भी आप एक्सेस कर पाएँ. क्योंकि इंसान को सिर्फ मोटिवेशन लेना, स्टोरी सुनने से नहीं कुछ भी होगा जब तक आप सच में मेहनत नहीं करोगे. तो इस चैनल के साथ यूट्यूब पे आने का मेरा एक ही रीज़न है कि मैं उन लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहूँगी जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते, जिनके पास बुक्स नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सच में चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं, वो यहाँ तक आए. अगर आपको सच में लगता है कि मेरा आइडिया लोगों से अलग है या मैं कुछ अलग इनिशिएटिव कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें इस चीज़ को, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या मेरा ये इनिशिएटिव सही है या नहीं है. आप लोगों तक पहुँचना, आप लोगों तक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना, ये ही मेरा इनिशिएटिव है. स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास. बातें बहुत हो गई हैं. आज जो हम कर रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल हैव बीन डेवलप्ड बाय. जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल हैं वो किन किन इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किए हैं. ऑप्शन हमारे पास हैं: A केनेथ J एरो, B है पॉल M रोमर, C है हमारा रॉबर्ट E लुकस, और 4th है हमारा RM सोलो. कोड्स हमें गिवन हैं कि इन चारों में से कौन सा कोड जो है वो सही होगा. तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल को डेवलप करने वाले एरो, रोमर और लुकस थे, और इनके अलावा भी इकोनॉमिस्ट काफ़ी थे. तो मेन जिनका रोल रहा वो रहा एरो, रोमस और लुकस का. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे सही हैं. मीन्स हमारा कोड C जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कैल्डोर ग्रोथ मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस. कैल्डोर ग्रोथ मॉडल, जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी अजम्पशंस हमें बतानी है. फर्स्ट हमारी क्या है, आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट ओनली. जो आउटपुट है वो किससे है? वो वेजेस और प्रॉफिट से है. सेकेंड है हमारा, इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो हमारा इन्वेस्टमेंट का आउटपुट रेशो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंड नहीं है. थर्ड हमारा क्या है, MPS एंड MPC आर कॉन्स्टेंट. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कॉन्स्टेंट है. और फोर्थ हमारा क्या है, देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट से कम की सिचुएशन होगी इस ग्रोथ मॉडल में. नीचे आपके कोड्स गिवन हैं कि कौन सा कोड जो है वो करेक्ट होगा. तो क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैल्डोर ग्रोथ मॉडल में क्या क्या एजम्पशंस हैं. सो बेसिक प्रॉपर्टी कैल्डोर ग्रोथ मॉडल की क्या है कि ये शॉर्ट पीरियड सप्लाई ऑफ एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज इन एन ग्रोइंग इकोनॉमीज इन इलास्टिक. जो शॉर्ट पीरियड की सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की वो इन इलास्टिक है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी इंक्रीज इन इफेक्टिव मॉनेटरी डिमांड. और इससे अगर हमारी मॉनेटरी डिमांड में कोई इंक्रीज हो रहा है तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि दैट देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, केन्जियन अजम्पशन पे है
फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अब एक एक करके हम इनके एजम्पशन समझते हैं। पहली क्या है, देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे 2 ही फैक्टर होंगे प्रोडक्शन के, लेबर और कैपिटल, एंड दस ओनली 2 टाइप ऑफ इनकम, 2 टाइप की इनकम होगी, प्रॉफिट एंड वेजेस। सो ऑल प्रॉफिट्स आर सेव्ड एंड ऑल वेजेस आर कंज्यूम्ड। सेकेंड हमारी क्या है, देयर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल रहेगा हमारा, ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम, और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। कैपिटल और लेबर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ साथ रहेंगे, इन एक के बिना दूसरा अधूरा है। थर्ड, देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन, एज सच द रेट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स आर सेम ओवर डिफरेंट प्लेसेस, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, वेजेस और प्रॉफिट के जो रेट हैं वो सेम रहेंगे। फोर्थ क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ वर्कर ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट से ज़्यादा होगी वर्कर की एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिफ्थ अजम्पशन क्या है, द इन्वेस्टमेंट इनकम आउटपुट इनटू इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इनकम आउटपुट जो है, इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, देयर इज अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट सो दैट टोटल आउटपुट और इनकम इज गिवन, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी। देयर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एट कॉन्स्टेंट वेजेस इन टर्म्स ऑफ वेज गुड्स, लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड रहेगी एट कॉन्स्टेंट वेजेस। तो अगर हम अपने कोड्स देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट अजम्पशन है वो हमारी फर्स्ट है कि आउटपुट जो है वो वेजेस और प्रॉफिट से है, और सेकंड क्या है कि इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो हमारा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे सही होते हैं, और कोड्स को देखें तो हमारा डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी अजम्पशंस इसलिए दी हैं और बताई हैं क्योंकि अजम्पशन अभी तो 2 आई हैं, आगे आपको 3, 4 या इनमें से कोई एक अजम्पशन भी पूछ सकता है कि कैल्डोर की अजम्पशन कौन सी है, इसलिए मैंने आपको सारी अजम्पशंस यहाँ पे दी हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो एजर्शन हमारी क्या गिवन है यहाँ पे, इनोवेशन इन वन फील्ड रेयरली इंक्लूड इनोवेशन इन रिलेटेड फील्ड, अगर किसी एक फील्ड में इनोवेशन आई है तो मुश्किल से ही किसी और फील्ड में, किसी और उसकी रिलेटेड फील्ड में इनोवेशन होगी। रीजन क्या है, वंस एन इनोवेशन बिकम प्रॉफिटेबल अदर एंटरप्रेनर्स फॉलो इट इन स्वैम लाइक क्लस्टर, अगर मान लो कि एक एंटरप्राइज में मैंने कोई इनोवेशन, कोई चेंजेस लेके आई और वो प्रॉफिटेबल रहे तो दूसरे एंटरप्रेनर भी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, कोड हमें गिवन है कि कौन सा कोड हमारा करेक्ट है, तो इस चीज़ को भी हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक द सर्कुलर फ्लो द इनोवेटिंग एंटरप्रेनर्स आर फाइनेंस्ड बाय बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन, अगर आपको इनोवेशन करनी है तो आपको चाहिए फाइनेंस चाहिए। सिंस द इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन इज रिस्की, आपको पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको रिस्क भी उतना उठाना पड़ेगा। सो दे मस्ट बी पेड बैंक इंटरेस्ट और इट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, फाइनेंस किया है, तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो वंस द इनोवेशंस बिकम सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, अगर एक बार इनोवेशन सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल होती है तो अदर एंटरप्रेनर फॉलो इट स्वैम लाइक क्लस्टर्स, तो बाकी एंटरप्रेनर्स भी फॉलो करेंगे। सो इनोवेटिंग एंटरप्रेनर्स जो फाइनेंस करते हैं वो बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन, बैंक क्रेडिट से लेते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में इनोवेशन है तो उससे रिलेटेड फील्ड में रेयरली ही कोई इनोवेशन होगी, तो हमारा एजर्शन तो गलत है बट हमारा रीज़न जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन हमारा ए, कोड हमारा ए जो है वो सही होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गिवन है वो गिवन है, अरेंज द कंसेप्ट ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, आपके एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल को आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में डालना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। ऑप्शन ए हमें क्या गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ बाय रिसर्च, बी हमें क्या गिवन है, लर्निंग बाय डूइंग, सी हमें क्या गिवन है, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ हमारा क्या है, लर्निंग बाय वॉचिंग। तो अगर हम इसके कंसेप्ट समझे एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के तो उसे हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन से। एरो वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, एरो थे जिन्होंने यहाँ पे पहली बार कंसेप्ट दिया था लर्निंग बाय डूइंग का 1962 में।
बाय रिगार्डिंग इट एज ए एंडोजीनियस इन ग्रोथ प्रोसेस। तो सबसे पहली जो बात आई थी वो आई थी लर्निंग बाय डूइंग की, और इसके साथ साथ मैं इनके इकोनॉमिस्ट के भी नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आता है ये क्वेश्चन कि लर्निंग बाय वॉचिंग, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट किन इकोनॉमिस्ट ने दिए थे। तो एरो की बात करें तो एरो ने सबसे पहले दिया था लर्निंग बाय डूइंग। सेकंड हमारे पास है किंग एंड रॉबिन्सन एम्फेसिस लर्निंग बाय वॉचिंग इन देयर टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। दूसरे इकोनॉमिस्ट किंग रॉबिन्सन, उन्होंने बात कही थी लर्निंग बाय वॉचिंग की। तो सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, फिर आया था लर्निंग बाय वॉचिंग। ये क्या बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाय फर्म रिप्रेजेंट इनोवेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इट फेसेस। If it is successful, the other firm will adapt the innovation to their needs. अगर इन्वेस्टमेंट एक फर्म कर रही है, कोई इनोवेशन लेके आ रही है और उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो बाकी फर्म्स भी उस इनोवेशन को अडेप्ट करेंगी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो लर्निंग बाय वॉचिंग क्या है, हम देख के चीज़ों को समझते हैं। अब आपके पास मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। अगर मैं सिर्फ बोलती रहूँगी तो आपको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो लर्निंग बाय वॉचिंग, देख के चीज़ों को ज़्यादा समझ में आता है। सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, करके आता है। दूसरा लर्निंग बाय वॉचिंग, देखने से। तीसरा क्या है, रोमर ने अपने पहले पेपर में एंडोजीनियस ग्रोथ के 1986 में ये प्रेजेंट किया था एक वेरिएंट एरोज मॉडल पे, जिसको बोला उसने लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या एज्यूम किया, ही एज्यूम्स क्रिएशन ऑफ नॉलेज एज ए साइड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ही टेक्स नॉलेज एज एन इनपुट इन द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में आप अपनी नॉलेज को भी डालोगे, और उन्होंने इसका फंक्शन भी दिया था। ठीक है, इन्होंने बात की थी लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप चीज़ों को सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट लूकस ने ये मॉडल दिया था। सो उज्वा डेवलप्ड एन एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। उन्होंने बात की कि आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, विच वॉज यूज्ड बाय लूकस, जो लूकस ने खुद भी यूज़ किया था। Lucas assumed that investment on education leads to the production of human capital. अगर आप में इन्वेस्टमेंट हो रही है एजुकेशन की, तो आप चीज़ों को समझोगे, आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होगी, जो क्रूशियल है क्या ग्रोथ के लिए। अगर मैं आप लोगों को, या आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप में वो चीज़ इन्वेस्ट हो रही है ना, आप में वो चीज़ आ रही है और उसी से जो है वो आप आगे बढ़ते हो। सो ऐसे ही हमारे प्रोडक्शन में होता है कि अगर हम लोगों में इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम लोगों में एजुकेशन आ रही है, तो हम भी आगे उस चीज़ को फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ग्रोथ प्रोसेस में अपना भागीदारी बनेंगे, हम अपना हिस्सा देंगे। तो सबसे पहले अगर एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल की बात आए तो सबसे पहले बात आई थी लर्निंग बाय डूइंग, उसके बाद आई थी लर्निंग बाय वॉचिंग, उसके बाद आई थी लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, और फिर आई थी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होता है, पहले लर्निंग बाय डूइंग सेकंड, उसके बाद लर्निंग बाय वॉचिंग फोर्थ, उसके बाद लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट थर्ड, और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ बाय रिसर्च। हमारे अंदर आइडियाज़ डेवलप होंगे जब हम में इन्वेस्टमेंट होगी। तो हमारा कोड इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैचअप पे बेस्ड है। हमें लिस्ट 1 में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये थ्योरी किसने डेवलप की थी, दूसरी लिस्ट में हमें इकोनॉमिस्ट के नाम दे रखे हैं। पहली हमारी क्या है, इंक्रीजिंग आउटले ऑन एजुकेशन लीड टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, किसने कही थी ये बात। दूसरा है स्प्रेड इफेक्ट। तीसरा है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और फोर्थ है हमारा विडोज कर्स। तो एक एक करके समझते हैं कि किस इकोनॉमिस्ट ने किसके बारे में बात की थी। नीचे हमारे कोड्स गिवन है, समझते हैं इस चीज़ को हमारे एक्सप्लेनेशन से। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रीजिंग आउटले ऑन एजुकेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी बात कही थी T.W. स्कल्स ने 1959 में। उन्होंने क्या बोला था, ही एडवोकेटेड अ हायर प्रायोरिटी फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड डेवलप्ड अ ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट टू क्वान्टिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें चाहिए तो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में करनी पड़ेगी, एजुकेशन में। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले, इसलिए जो हमारा लिटरेसी है, जो हमारी एजुकेशन है, वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में आने लग गई है आजकल। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें स्प्रेड इफेक्ट की, तो बैकवॉश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट, ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये इफेक्ट सजेस्ट करने वाले थे हमारे स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था गुनार म्रिडल।
और इनका मतलब क्या था, दैट ग्रोथ इन वन एरिया एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ इन द अदर। अगर एक एरिया में हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे एरिया में भी आएगा, ठीक है, स्प्रेड इफेक्ट, फैलेगा वो इफेक्ट। थर्ड क्या है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 5 स्टेजेस थी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की, जो दी थी हमारी सीपी ब्लैकर ने, जिन्होंने पॉपुलेशन को डिवाइड किया था 5 टाइप में, हाई, स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिमिनिशिंग। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ विल हैव टू पास दीज डिफरेंट स्टेजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कोर्स के टाइम पे जो पॉपुलेशन है उसको ये 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी उनको इन 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। सो ये कहा था सीपी ब्लैकर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें विडोज कर्स की, तो टर्म विडोज कर्स वाज फर्स्ट यूज इन इकोनॉमिक्स बाय जे.एम. केन्स। जे.एम. केन्स ने पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था 1939 के टाइम पे, और इन्होंने एक फंडामेंटल इक्वेशन में भी इस चीज़ को प्रेजेंट किया था, और फिर बाद में निकोलस कैल्डोर ने भी इस चीज़ को पिकअप किया था, ठीक है, इस चीज़ को और फैलाया था। तो सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग आउटले ऑन एजुकेशन की बात करें तो टी.डब्ल्यू. स्कल्स, बैकवॉश इफेक्ट या स्प्रेड इफेक्ट की बात करें तो गुनार मिडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में सीपी ब्लैकर, और विडोज कर्स की बात करें तो जे.एम. केन्स। तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग आउटले ऑन एजुकेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या आएगा हमारा, थर्ड, टी.डब्ल्यू. स्कल्स। स्प्रेड इफेक्ट की बात करें तो कौन है, गुनार मिडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो सीपी ब्लैकर, और विडोज कर्स की बात करें तो कैल्डोर। ये हमारे करेक्ट आंसर हैं। और अगर हम कोड देखें तो इसमें हमारा जो करेक्ट कोड होगा वो हमारा डी होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा मैचअप पे बेस्ड है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहली हमारी क्या दे रखी है, कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम। सेकंड हमारा क्या है, एम्बॉडाइड टेक्निकल चेंज। थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। और फोर्थ क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और अगर हम अपनी लिस्ट 2 देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो सबको पता होगा और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और हम भी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सो फोर्थ का जो है वो सेकंड होगा। अब मैचअप करने की एक ट्रिक यहाँ पे ये लगती है कि आपको अगर इनमें से एक भी पता है तो आप फटाफट जाइए ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में आप देखें तो फोर्थ का सेकंड है, और ऑप्शन में अगर हम चलें तो फोर्थ का सेकंड कौन से किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, मतलब हमारा डी जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। मतलब अगर आपको इनमें से एक भी चीज़ नहीं पता तब भी आपको आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। तो पेपर में आपका आंसर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट का यूएनडीपी आएगा, लेकिन उसके बाद भी हम एक एक करके सबके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम, तो ये थ्योरी थी रॉबिन्स थ्योरी, जिन्होंने क्या बोला था, ग्रेटली डिपेंड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम। इन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को और डीप किया था, किसके रिलेशन में, कैपिटलिस्ट रूल ऑफ ग्रोथ के रिलेशन में। सेकंड हमारा क्या है, एम्बोडाइड टेक्निकल चेंज। तो ये थे हमारे रॉबर्ट सोलो, जिन्होंने अपनी बुक ग्रोथ थ्योरी 1970 में जो आई थी उसमें इस चीज़ का नाम लिया था, इस चीज़ के बारे में अपना कंसेप्ट दिया था। तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। तो ये टर्म डिराइव करने वाले थे हमारे कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपनी राइटिंग में इसके बारे में लिखा था। तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे चलें तो इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी के कौन थे, कार्ल मार्क्स, तो थर्ड का फर्स्ट। कैपिटलिस्ट रूल ऑफ गेम के बारे में बात करें तो रॉबिन्सन। एम्बोडाइड टेक्निकल चेंज के बारे में बात करें तो सोलो। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी एजर्शन और रीजन। सबसे पहले क्या देखी है एजर्शन हमें, डिपेंडेंस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज इज द मेन कॉज फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मर। उसने क्या बोला है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज की डिपेंडेंस किस पे है, डेवलप्ड कंट्री पे, और मेन कारण क्या है इसका, अंडर डेवलपमेंट होती है हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज की, फॉर्मर पहले वाली, ठीक है।
फॉर्मर, लेटर होता तो बाद वाले की, बाद वाली मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, पहले किसकी बात की गई है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज की। और इसका रीजन हमें क्या दे रखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ हाईली अनइक्वल इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ रिच पुअर कंट्री रिलेशनशिप। और इसका कारण ये है कि जो हम हिस्ट्री में देखते हुए आ रहे हैं कि अनइक्वल रखा गया है किसको, कैपिटलिस्ट सिस्टम को, रिच कंट्री पुअर कंट्री के रिलेशन को। सो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या एजर्शन का रीज़न जो है वो सही है, क्या हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो द कैटेगरी ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज was devised in 1971 by United Nations Conference on Trade and Development। इस चीज़ को बताया था किसने, UNCTAD ने, ठीक है। और अगर हम आज की बात करें तो 48 कंट्रीज़ हैं इसमें। लेकिन अगर हम इसको देखें तो क्या आपकी एजर्शन और रीज़न आपको सही लगती है, क्या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है और इनकी अंडर डेवलपमेंट का कारण लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं? नहीं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ का कारण, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ का कारण कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ थोड़ी ना है। और ना ही हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली ऐसा चलता हुआ आ रहा है कि रिच पुअर कंट्री का रिलेशनशिप ही ऐसा है, अनइक्वल रिलेशनशिप है, तो नहीं। अगर हम बात करें तो 149 मेंबर्स WHO की है, IMF की है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज़ को लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी रिच पुअर को डिवाइड कर रखा है। सो बोथ A एंड R हमारे क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट फॉर वेगनार्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। जो वेगनार्स लॉ है इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ के बारे में जो बोलता है, इनमें से कौन सी चीज़ रेलिवेंट है उसमें से। सबसे पहला क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ एंड कंटिन्यूस मैनर। जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा स्मूथ और कंटिन्यूस मैनर में, इनके अकॉर्डिंग, वेगनार्स लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन स्टेप लाइक फंक्शन, एक स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप हुआ फिर दूसरा स्टेप हुआ फिर तीसरा स्टेप हुआ। तीसरा हमें क्या दे रखा है, देयर आर इनहंट टेंडेंसीज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली। तो ये इनहंट है। इनहंट का मतलब अगर एक्चुअल लेमन लैंग्वेज में देखें तो होता है जन्मजात, जन्म से ही, स्टार्टिंग से ही। तो ये गवर्नमेंट की टेंडेंसी रही है कि वो इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली दोनों तरीके से अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है। और डी हमारा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर देन गवर्नमेंटल सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो वेगनार्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ में क्या कहा इन्होंने, समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ के बारे में बोलने वाले थे एडोल्फ वैगनर, जिन्होंने क्या बोला है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ स्टेट दैट विथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अ नेशन विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर। एक नेशन क्या एक्सपीरियंस करता है कि पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और द एक्सपेंशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे वो एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे वो इंटेंसिफाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का काम क्या हो रहा है कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। तो 28 का ऑप्शन सी सही होता है कि गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर रही है, चाहे हम इंटेंसिवली बात करें, इंटरनल बात करें, चाहे एक्सटर्नल बात करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शेयर ऑफ टैक्स बोर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर। सेलर जो है वो टैक्स का बर्डन शेयर कर रहा है ज़्यादा। कब सेलर को बर्डन ज़्यादा फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन ए, इफ़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ लेस इलास्टिक। बी क्या है, इफ़ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ इन इलास्टिक। सी क्या है, इफ़ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज़ ग्रेटर इलास्टिसिटी। और डी क्या है, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज़ लार्जर। तो किस केस में सेलर को टैक्स बर्डन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? अगर एक बात बताओ, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो बर्डन कौन फेस करेगा? जो परचेज कर रहा है, मतलब जो कंज्यूमर है, उसे ही बर्डन फेस करना पड़ेगा, सेलर पे तो जाएगा नहीं। लेकिन जिस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा दूसरे गुड्स पे जो उसे सस्ते मिलेंगे, तो वो टैक्स क्यों पे करेगा? उस टैक्स का बर्डन तो सेलर पे ही जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो सेलर के टाइम पे सेलर को बर्डन कब फेस करना पड़ेगा, टैक्स का बर्डन कब ज़्यादा होगा, अगर डिमांड जो है, जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सो इफ़ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज़ ग्रेटर इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता है। लेकिन इसको अगर हम समझें एक्सप्लेनेशन से, सो सिंस हायर प्राइसेस डिक्रीज डिमांड, प्राइस ज़्यादा होंगे डिमांड कम होगी, रिगार्डलेस ऑफ वाई सेलर विल शेयर सम ऑफ द बर्डन, सेलर को कुछ ना कुछ बर्डन तो शेयर करना ही पड़ेगा। और ये बर्डन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमें पता चलना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी है, तभी हमें पता चलेगा कि सेलर उस चीज़ को फेस कर रहा है या फिर बायर कर रहा है। सो ओनली इफ आइदर डिमांड और सप्लाई वाज आइदर कंप्लीटली इलास्टिक या इन इलास्टिक विल द टैक्स बर्डन फॉल एंटायरली ऑन आइदर द बायर और द सेलर या बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम। तो हमें ये कब पता चलेगा, जब जो हमारी डिमांड है वो कम्प्लीटली इलास्टिक है, कम्प्लीटली इनइलास्टिक है, तो बर्डन जो है वो बायर पे जाएगा, सेलर पे जाएगा, या दोनों उस चीज़ को बांटेंगे। सो टैक्स इंसिडेंस वेरी, सो टैक्स इंसिडेंस वेरी करता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है फ्रॉम अ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वेयर सेलर एज्यूम करता है कि एंटायर बर्डन जो है टैक्स का टू द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या फिर इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे बायर को पूरा बर्डन फेस करना पड़ेगा। अगर उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, वो चेंज नहीं कर रहा है, उसकी मजबूरी है खरीदना, तो जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो ही टैक्स का बर्डन फेस करेगा। और इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं कि टैक्स का बर्डन बायर पे कब ज़्यादा होगा और सेलर पे कब ज़्यादा होगा। तो अगर हम अपना डायग्राम देखें, सबसे पहला जो हमारा डायग्राम है वो किसका है, इन इलास्टिक डिमांड का, मतलब हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें तो बायर के पास, जो खरीद रहा है उसके पास टैक्स का बर्डन ज़्यादा होगा। अगर हम इलास्टिक डिमांड देखें, मतलब हमारी डिमांड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे बायर के पास कम और सेलर के पास होगा। इन इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो चेंज होगी ही नहीं, तो यहाँ सेलर को बियर करना पड़ेगा टैक्स का बर्डन। और अगर हमारी सप्लाई इलास्टिक है, चेंज हो रही है प्राइस के चेंज होने से, सो यहाँ हमें बायर को बियर करना पड़ेगा टैक्स का बर्डन। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो उन्होंने प्लान नहीं किया है, किस पे, रेवेन्यू अकाउंट पे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ऑप्शन ए हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, बी है सब्सिडीज़, थर्ड है हमारा ग्रांट इन एड, और फोर्थ है हमारा लोन टू पब्लिक एंटरप्राइज। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, समझते हैं इसे एक्सप्लेनेशन से। सो द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड फॉर बाय इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, वेज, सैलरी पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, स्टेट को ग्रांट देना, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, पेंशन, पुलिस की, इकोनॉमिक सर्विसेज वेरियस सेक्टर में, और अदर जनरल सर्विसेज सच एज टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन में जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कौन सा सही है हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज़ और जो ग्रांट्स देते हैं। सो ऑप्शन हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हैं वो सही हैं, मतलब हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और आपको लगे कि मेरा ये इनिशिएटिव जो है वो हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, जिनके यहाँ पे पेड कोर्सेज़ हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए और मुझे बताइए कि क्या ये मेरे सही इनिशिएटिव है या नहीं। थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखना, घर में रहना और खुश रहना।